दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव के नतीजे पर विश्लेषण चल रहा है। कांग्रेस अपना विश्लेषण कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये सोच विचार कर रहा है कि हरियाणा में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। पूरा शीर्ष नेतृत्व आश्चर्यचकित। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि चुनाव के बाद विचार करना ही चाहिए, विश्लेषण करना ही चाहिए। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है ईवीएम का, ईवीएम की तकनीक का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के तुरंत बाद ही ईवीएम की याद नहीं आनी चाहिए। अगर आप ईवीएम को आंदोलन बनाएंगे, पूरा विपक्ष और सामान्य जनता जो समझदार है, जो ईवीएम पर सवाल उठाती है, अगर आप ईवीएम को लगातार सवाल के घेरे में डालेंगे तो आपको उसको जन आंदोलन बनाना होगा। तभी भारत की राजनीति से ईवीएम से मुक्ति मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये चीज समझ लीजिए कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता है चुनाव। जनता के पास जो अधिकार होता है वो अधिकार चुनाव के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग चुनाव के माध्यम से ही करती है, सत्ता परिवर्तन करती है या सत्ता परिवर्तन का डर कम से कम नेताओं के मन में पैदा करती है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। और चुनाव का पारदर्शी होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चुनाव पारदर्शी नहीं होगा, चुनाव में अगर संलिप्तता होगी, धांधली होगी, तो दिक्कतें पैदा होंगी और लोकतंत्र पे एक खतरा पैदा हो जाएगा, लोकतंत्र पे एक धब्बा पैदा हो जाएगा। और अगर चुनाव बेईमानी से हुए तो समझ लीजिए भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। ईवीएम का जो सवाल है वो भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से जुड़ा सवाल है, भारत की डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी में ये मायने नहीं रखता कि कितने परसेंट की गड़बड़ी हो रही है, 1%, 2%, 4%, 5%। मायने ये रख रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है कि नहीं। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये एकदम साफ और निश्चित बात है। देखिए, ईवीएम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। भारत में जब चुनाव शुरू हुआ 1950 के बाद, तो एक परंपरागत चुनाव होता था, बैलेट से चुनाव होता था, पेपर बैलेट से, और उनकी काउंटिंग मैनुअली की जाती थी, यानी इंसानों के द्वारा सचेतन उसको काउंटिंग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे चुनाव में धांधली की खबरें, बाहुबल का प्रयोग और सारी चीजें आती गई। तो 1982 में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हुई और इसकी चर्चा हुई। और केरला का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है परूर में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को बैन कर दिया। इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव कानून सम्मत नहीं है। पहली बात, भारत में जो एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, उसमें इस चुनाव का कोई जिक्र नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए चुनाव वैध नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके बाद 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक अमेंडमेंट होता है, एक संशोधन होता है, और संशोधन के बाद ईवीएम को जो है कानूनी पहलू से शामिल किया जाता है। 1998 में एमपी, राजस्थान और दिल्ली में 25 विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो ईवीएम के जरिए होते हैं। और 2009 में जो लोकसभा चुनाव होता है वो पूरा ईवीएम के जरिए होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भाजपा से लालकृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम में बेईमानी होती है, ईवीएम में चीटिंग होती है। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट और ईवीएम के मिलान की बात स्वीकार भी करता है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश भी देता है कि वो इसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास करे। कुल मिलाकर ईवीएम का जो मुद्दा है वो मुद्दा कांग्रेस या भाजपा का नहीं है, वो मुद्दा पहले से चला आ रहा है। 2009 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2014 तक चली, तब भाजपा के जो प्रत्याशी थे लालकृष्ण आडवाणी, उनको दिक्कत थी ईवीएम से। और अब तो पूरा विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, इसलिए ईवीएम पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा ये जान लीजिए कि ईवीएम के बारे में जिन देशों ने ईवीएम लागू किया उसमें कैसे उनको बैन कर दिया। देखिए, एक देश है जर्मनी। जर्मनी में पहले ईवीएम का इस्तेमाल होता था, लेकिन वहां की संवैधानिक अदालत ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में हैकिंग की संभावना है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है और लोकतंत्र के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया। इसके अलावा नीदरलैंड में डच काउंसिल ने ईवीएम को बैन किया। उसने कहा कि ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है, ईवीएम में धांधली हो सकती है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए नीदरलैंड की डच काउंसिल ने इसको बैन कर दिया। आयरलैंड की विधानसभा ने, आयरलैंड की अपनी अदालतों ने इसको बैन किया। आयरलैंड में भी ईवीएम बैन है। इंग्लैंड में हालांकि ईवीएम बैन नहीं है, लेकिन यहां जो परंपरागत प्रणाली है वही इस्तेमाल होती है, यानी बैलेट से, पेपर से चुनाव होता है। फ्रांस में इंटरनेट वोटिंग होती है जो ईवीएम से अलग होती है। यूएसए में यानी अमेरिका में ट्रेडिशनल वोटिंग आज तक हो रही है, पेपर बैलेट से चुनाव होता है। और अगर ईवीएम से बाई चांस को चुनाव होते भी हैं तो उसमें मिलान होता है पर्ची का। इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे देश, क्या जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए जैसे देश तकनीक में आपसे पीछे हैं। जिस देश से आप ईवीएम आयातित करते हैं, जापान से, वहां चुनाव खुद पेपर बैलेट से होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो खुद अपने चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ईवीएम के विवाद के बाद एक धड़े में इस बात की चर्चा है कि अगर विपक्ष या जिन लोगों को दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए।
तो उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना उचित समझा। 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है, अभी 2 महीने पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट एक प्ली को डिसमिस कर देता है। इस प्ली में यह मांग की गई थी कि आप ईवीएम की वैलिडिटी को चेक करिए, देखिए कि ईवीएम कितनी सिक्योर है। संजीव खन्ना और संजय कुमार की जो खंडपीठ थी उसने इस प्ली को बैन कर दिया, यानी इस जनहित याचिका को सुना तक नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले अप्रैल 2024 में वीवीपैट और ईवीएम के डेटा को मिलान को मांग को लेकर एक प्ली दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। यानी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले नहीं गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार इसको रिजेक्ट करता रहा है। अब सवाल है कि इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, रिसर्चर क्या कहते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट क्या कहते हैं। 2017 में, जुलाई 2017 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूर्वी एल्वोरा ने एक रिसर्च पेपर में दावा किया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और पूर्वी एल्वोरा ने पूरे भारत के चुनाव का विश्लेषण भी किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस समय पत्र भी लिखा कि ईवीएम को हैकिंग किया जा सकता है। ऐसा जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जूली बोरा कह रही हैं। और इस रिसर्च पेपर का जो टाइटल था वो था ईवीएम कैन नॉट बी परफेक्टली सिक्योर, यानी ईवीएम परफेक्टली सिक्योर नहीं है, इसमें हैकिंग की गुंजाइश है। जून 2024 में अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इस पर खूब बवाल हुआ, हालांकि बवाल के बाद मामला ठंडा पड़ गया। इसके अतिरिक्त 2010 में एक रिसर्च पेपर छपता है द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से, और इस रिसर्च पेपर का टाइटल होता है सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ ईवीएम। इसमें प्रोफेसर स्कॉट वाल्चॉक, एरिक वुसरो एंड जे एलेक्स हैडरमैन, इन तीनों लोगों ने भारत के चुनाव प्रणाली को एक रिसर्च के दृष्टिकोण से देखा था, ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ईवीएम इज नॉट परफेक्टली फाइन फॉर द इलेक्शन ऑफ इंडिया, और इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी होता है उसके लिए खतरा है ईवीएम, ये रिसर्चर कह रहे हैं। अगर इतनी बात है तो भारत का विपक्ष क्यों नहीं बाइकआउट करता है चुनाव को? और ये बांग्लादेश नहीं है, अगर विपक्ष बाइकआउट करेगा तो यहां इलेक्शन नहीं होगा। और रास्ता केवल यह है कि आप गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, कुछ नहीं होगा। ईवीएम को हटाने का केवल और केवल एक रास्ता है, सड़क और संसद। संसद में विपक्ष बहिष्कार करे, सड़क पर जनता प्रदर्शन करे, तब जाकर ईवीएम हट सकता है हिंदुस्तान की शासन प्रणाली से। वरना ईवीएम का आप रोना रोते रहिए, चुनाव हो अगर आप हारे तो आप रोने लगे, जीते तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ईवीएम के कुल मिलाकर गणित, मुझे भी पर्सनली ये लगता है ईवीएम नहीं होना चाहिए, पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। डेमोक्रेसी में यही चीज बेहतर भी है। किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। अगर आज इजराइल हिजबुल्लाह में पेजर और वॉकी टॉकी में अटैक कर सकता है वहां से हजारों किलोमीटर दूर से, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती है? आज बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हो जा रहे हैं, वेबसाइट्स हैक हो जा रही हैं, अमेरिका में चीन हैक कर ले रहा है, तो क्या ईवीएम में हैक नहीं हो सकता है? बहुत नॉर्मल बात है। जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी तब टेक्नोलॉजी की हैकिंग की दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हैकिंग की दुनिया और एडवांस होती जा रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ईवीएम को भारत की राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको लगातार आवाज उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले आवाज उठाएं, चुनाव ठीक ठाक चला गया तो आवाज बंद। अखिलेश यादव की बात सबसे बड़ी दीगर बात है। उन्होंने लोकसभा में कहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीट फिर भी जीत लेते हैं तब भी वो ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। ये बहुत वाजिब बात है और यही बात होनी भी चाहिए। नमस्कार।